ये जो टेररिस्ट वगैरह हैं, कुछ हमारे भारत के लोग ही इनको शरण दे देते हैं अपने घर में, और वो उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी करते हैं कि ये हमारा कुछ हानि नहीं करेंगे, हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास की उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज मुगल काल लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग अभी हाल ही में ब्राह्मण साम्राज्य और सूफी वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सिलसिले वगैरह देख चुके हैं। अब ये देखेंगे थोड़ा सा, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे। जब अगली बार मैं हिस्ट्री लेकर के आऊँगा तो बाबर को अगर लेकर के आऊँगा तो बाबर के विषय में पूरी चर्चा करूँगा। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर भी मैंने काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है, बाकी अगर कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं वो आगे बाद में मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मुगल काल। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल, ये शासक हैं और इनका कार्यकाल है। मतलब जितने भी शासक हुए उनका क्या क्या कार्यकाल रहा है, मतलब कितने से कितने दिन तक वो रहे हैं। ठीक है, शासन किया है उन्होंने, तो कार्यकाल से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि बाबर के बाद कौन आया और हुमायूं के बाद, कभी कभी क्रम भी आ जाता है। तो ये क्रम भी हम लोग याद करेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में कुछ हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए हैं, तो उनसे एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ। ये अंतिम थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, इसलिए इनको मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना। और बाकी अगर आपको याद करना है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसा कि पीछे भी मैंने एक दो ट्रिक बताई हुई है आपको याद करने की, जैसे गुल खिले तुम शायद लोगे, एक मैंने हिस्ट्री में ही आपको याद करवाया हुआ, गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश वगैरह। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया कि इसको अगर आपको याद करना है तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं कि बाहू आज से और भी बहादुर हो गया है। बाहू आज से और भी बहादुर हो गया है, तो बा से हो जाएगा बाबर, बाहू, हु से हो जाएगा हुमायूं, आज आ से हो जाएगा अकबर, जा से हो जाएगा जहांगीर, आज। ठीक है, आज से हो जाएगा आपका शाहजहां, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, शाह से हो जाएगा शाहजहां, आज से और भी मतलब औरंगजेब हो गया, और भी बहादुर हो गया है। फिर उसके बाद अंतिम में कवर किया हमने बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका कार्यकाल क्या रहा है। बाबर का जो 1526 से 1530 का कार्यकाल रहा है। 1526 में ही बाबर आता है भारत में, मतलब ये एक कार्यकाल की बात चल रही है। ये जन्म मृत्यु नहीं लिखी हुई है यहाँ पे कि 1526 में जन्म होता है 30 में मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकाल टाइम पीरियड इसका लिखा हुआ है। ठीक है, 1526 से 1530 तक ये बाबर रहता है, क्योंकि 30 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध लड़ता है 1526, 27, 28, 29, फिर 30 में मर जाता है। ये मैं इसके आगे कवर करूंगा, अभी यहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, 1526 से 1530 आपके बाबर रहते हैं। वही जो कुछ बताऊंगा, अगर कुछ याद करने लायक होगा, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर आ गए, जो भी वगैरह है ना, जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, चलते हैं। तो बाबर क्या है, बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से 1530 है, और उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल है 1530 से 1540। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आता है। हालांकि बाबर के पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। ठीक है, ये होते हैं, लेकिन हुमायूं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और इसने ज़्यादा कुछ विस्तार भी किया अपनी सीमाओं का, इसलिए हुमायूं को उत्तराधिकार दिया जाता है बाबर के बाद में। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का पुत्र आता है अकबर, और उसके बाद अकबर का जहांगीर, फिर जहांगीर के शाहजहां, फिर औरंगजेब। उसके बाद अंतिम जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं बहादुर शाह जफर
सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड आ जाते हैं। और देखिए इसमें आपको टाइम का अंतर भी देखने को मिलेगा, जैसे ये 1707 है, उसके बाद काफ़ी डिफरेंस के बाद 1837, तो इसके बीच में कुछ शासक हुए हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ शासक हुए हैं, उनको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया भी हुआ है आपको कि अभी मैं इंपॉर्टेंट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1526 से 1530, 1530 से 1540, 1556 से, अब ये देख लीजिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1628 से 1657, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ये 1658 से 1707, 1837 से 1857, ये थोड़ा सा आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है आपका। पहला बाबर के ऊपर देखते हैं, बाबर से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है आपका कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था भैया, बाबर, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। ये जो बाबर के पिता थे, ये रेड पेन से लिखता हूँ, बाबर के पिता जो थे ये तैमूर वंश के थे, तैमूर वंश, ठीक है। बाबर के पिता जो होते हैं ये तैमूर वंश के होते हैं, और इनकी माता जो होती है वो मंगोलिया होती है, ये मैंने आगे नोट डाउन किया हुआ है। बाबर की माता का नाम क्या था, वुतलग निगार खानम, वुतलग निगार खानम, ठीक है। वुतलग निगार खानम जो होती है ये मंगोलिया होती है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, मंगोलिया थी ये जो वुतलग निगार खानम थी, इनकी बाबर की माता जी थी, ये मंगोलिया थी और पिता इनके तैमूर वंश के थे, ठीक है। अगला क्या आता है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था, ठीक है। बाबर का जन्म जो हुआ था फरगना में हुआ था, फरगना। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में है, वर्तमान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में है, वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और फरगना में इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी को, ठीक है। 1483 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बाबर का, 1483 ईस्वी, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी थी, ये बाबर ने ही लिखी थी स्वयं, ठीक है, स्वयं लिखी थी बाबर ने, बाबर ने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था, बाबरनामा जो लिखा था बाबर ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्या है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद, यहाँ पे बाबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाबरनामा होना चाहिए, ठीक है, सही कर लेना थोड़ा सा, बाबरनामा का फारसी अनुवाद तुजक ए बाबरी, फारसी अनुवाद करके उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया तुजक ए बाबरी। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद तुजक ए बाबरी किसने करवाया, तो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, और ठीक है, अकबर ने करवाया था, अकबर, और अब्दुल रहीम खाना ने किया था, अकबर के शासनकाल में, अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था, शासनकाल था, और अब्दुल रहीम खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है, नवरत्नों में से एक है, नवरत्न में इनका नाम आता है। आगे चलते हैं,
कह रहा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अब पहले तो फारसी अनुवाद, और ये जो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है ये पहले तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने जब लिखा था इसको तो तुर्की भाषा में लिखा था, फिर उसके बाद तुर्की भाषा से इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फारसी भाषा के बाद ये अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने वाली बेब्रिज आ जाती है। ठीक है, तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्रीमती बेब्रिज ने, श्रीमती बेब्रिज। ठीक है, श्रीमती बेब्रिज ने, बेब्रिज आप याद रखना, बेब्रिज ने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। ठीक है, उसके बाद क्या है नूर ए अफगान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आराम बाग, नूर ए अफगान या फिर आराम बाग लिख करके देगा, किसने लगवाया था? आराम बाग को ही नूर ए अफगान कहा जाता था। ठीक है, तो आराम बाग को किसने लगवाया था? तो ये बाबर ने लगवाया था। बाबर ने लगवाया था, ये आराम बाग को बाबर ने लगवाया था। ठीक है, इसका अकेले में जब होता था बाबर तो यही आराम बाग में ही थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करना चाहता था, बहुत लगाव था इसको। अगला क्या कह रहा है, बाबर ने किन खेलों की शुरुआत करी थी? तो बाबर ने 2 खेलों की शुरुआत करी थी, 2 खेल। वो 2 खेल कौन कौन से थे? एक का नाम था गंजीफा, एक का नाम था इश्कबाजी। ठीक है, गंजीफा और इश्कबाजी। इश्कबाजी, अब ये गंजीफा क्या होता है, इश्कबाजी क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये आपका जो गंजीफा होता है ये ताश का खेल होता है, ताश का खेल। ठीक है, ताश का खेल जो होता है उसको गंजीफा कहते हैं, और ये जो इश्कबाजी होता है वो कबूतरबाजी। ठीक है, कबूतरबाजी, कबूतरबाजी, ये 2 खेल प्रचलित थे, मतलब बाबर ने इन खेलों की शुरुआत करी थी। तो ये कबूतरबाजी का मतलब क्या होता है भाई, जो शिकार करने जाते नहीं है, मतलब कबूतरों को मारा वगैरह जाता है, तो वही मतलब इनका शौक था एक प्रकार से। तो वही 2 खेल इन्होंने स्टार्ट किए थे। मेन ये आता है कि इसका मतलब नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है आ भी सकता है, ऐसा कोई 100% नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखना कि किन खेलों की शुरुआत करी थी। 2 खेल कौन कौन से थे? गंजीफा और इश्कबाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आप यहाँ से भी बता सकते हैं। बाबर के बाद कौन आता है? तो बाबर के बाद हुमायूं आता है। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं। और हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदल। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, 4 पुत्र होते हैं, लेकिन ये जो हुमायूं को उत्तराधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो आगे मैंने क्वेश्चन मेंशन किया भी हुआ है कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदल। ठीक है, और ये हुमायूं को आगरा विकासखंड क्षेत्र मिलता है, आगरा का क्षेत्र मिलता है राजपाट के लिए, और ये कामरान को काबुल तथा कंधार मिलता है, अस्कनी को अलवर और मेवार, उसके बाद ये हिंदल को संबल। ठीक है, संबलपुर करके आप या फिर संबल याद रखना, तो इनको ये मिलता है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ सन से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, कुछ परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बाबर के बारे में। बाबर ने 1504 में क्या किया, 1507 में, 1520 में, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो 1504 में क्या है, 1504 ईस्वी में बाबर काबुल कंधार पर विजय प्राप्त करता है, काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करता है। आप अफगानिस्तान ऊपर साइड में है ना, अफगानिस्तान साइड में आपका ये 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पे उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ा सा जीतता है, ये विजय प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है, 1507 में क्या होता है कुछ और भी है, लेकिन जो चीज़ें पूछी गई हैं वही चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 7 के बाद सीधे 19 आ गया, 20 आ गया, फिर जो सन इंपॉर्टेंट है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 1507 में क्या होता है, ये सबसे पहले ये मिर्जा की उपाधि धारण करता है, मिर्जा की। ठीक है, सबसे पहले ये मिर्जा की उपाधि धारण करता है। मिर्जा के बाद ये पादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और पादशाह के बाद बादशाह बनता है। ठीक है, डायरेक्ट बादशाह नहीं बनता है। तो 1507 ईस्वी में पहले ये मिर्जा की उपाधि धारण करता है, मिर्जा की उपाधि धारण करने के बाद पादशाह की उपाधि धारण करता है, पादशाह उपाधि के बाद बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर बादशाह की उपाधि किस सन में धारण करता है, तो 1507 ईस्वी में, या फिर बादशाह से पहले
उसको किस उपाधि, कौन सी उपाधि मिली थी उसको, तो पादशाह की उपाधि, पादशाह से पहले मिर्जा की उपाधि, ठीक है, याद रखना। 1519 में क्या होता है, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि ये भारत में कब आता है, बाबर भारत में कब प्रवेश करता है, तो 1519 में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, तो खैबर दर्रे से प्रवेश करता है, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है आपका 1520 ईस्वी। 1520 ईस्वी में क्या होता है, सियालकोट तथा सैयदपुर, सियालकोट तथा सैयदपुर पर अधिकार करता है, आक्रमण करके अधिकार कर लेता है वहीं पे सियालकोट और सैयदपुर में। उसके बाद 1524 में क्या होता है, 1524 में दौलत खां एवं राणा सांगा, दौलत खां और राणा सांगा इसको निमंत्रण देते हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ भी थोड़ा सा लूटपाट करिए आकर के। वही प्रकार से मतलब ये हो गया ना कि मतलब हमको कुछ नहीं करेंगे, इनको बुला लेंगे। अगर हम ही किसी जैसे कहते नहीं कि आप देखे होंगे कि ये जो टेररिस्ट वगैरह हैं कुछ हमारे भारत के लोग ही इनको शरण दे देते हैं अपने घर में, और वो उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी करते हैं कि ये हमारा कुछ हानि नहीं करेंगे, हमारा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो वही चीज़ हुई थी यहाँ पे कि हमारा कुछ नुकसान नहीं करेंगे, हम इनको बुला लेंगे और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं जिनसे मैं पीछे हूँ उनको ये मार देंगे, फिर उसके बाद मैं राजपाट करूँगा। तो ये चीज़ें थी, जैसे कि कुछ टेररिस्ट आते हैं और आकर के हमारे ही भाई लोग, हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, जो भी चीज़ें हैं वो लोग उनको शरण दे देते हैं, और एटलीस्ट क्या होता है कि वो हमारे भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, एटलीस्ट उनको भी ख़त्म करके चले जाते हैं जिनके घर में रहते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हुई थी यहाँ पर भी। तो 1524 ईस्वी में दौलत खां और राणा साहब बाबर को न्योता देते हैं और ये न्योता स्वीकार करके आता है, और 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में न्योता स्वीकार करके भारत ये बाबर आता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसी के बाद आपके सीरीज में युद्ध होते हैं 1526, 1527, 1528, 1529, 4 युद्ध लड़ता है। उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, और नोट्स बनाते चलिए आप मेरे साथ में। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये देख लीजिए, वही जो युद्ध है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। बाबर के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे आज हम लोग। 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। 1526 में बाबर तथा इब्राहिम, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया भी हुआ है कि न्योता स्वीकार करके वो भारत में आता है, और उसके बाद 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। फिर इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है, ठीक है, विजयी हो जाता है बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है, ये कलंदर की उपाधि धारण करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि, ऐसे करके प्रश्न आएगा कि कलंदर की उपाधि बाबर किस युद्ध के बाद धारण करता है। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब इसी में रूमी पद्धति, तोप सजाने की विधि वगैरह काफ़ी चीज़ें इसके पास नई टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से ये जीतता जा रहा था, ठीक है। तोप सजाने, तोप चलाने, मतलब सब तोप वोप वाली जो भी चीज़ें थी सब इसके पास 1526 में ही थी, तो इसलिए ये युद्ध जीत रहा था। और इसके बाद जब ये युद्ध जीतता है, ये वाला पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इससे पहले काबुल और कंधार पे आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था ना, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे इसका साम्राज्य हो जाता है। तो जब ये जीतता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तब वहाँ काबुल में ये चांदी के सिक्के बंटवाता है, आम जनता में चांदी के सिक्के बंटवाता है ये बाबर, ठीक है, काबुल में। थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है पूछ लें, दिमाग में रख लेना कि काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, चांदी के सिक्के बंटवाए थे, ठीक है। और कलंदर की उपाधि धारण करता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के बाद। नेक्स्ट आ जाता है 1527 खानवा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर आ गया, फिर 30 को मर गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर आ गए। 26, 27, 28, 29, 30, क्लियर, ऐसे करके याद कर लेना। और खानवा के युद्ध में क्या है, अब देखो राणा सांगा से भी युद्ध हो रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब बाबर तथा राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, राणा सांगा को भी ये हरा देता है। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में।
फिर बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय को भी हरा देता है। ठीक है, उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ये अफगानों के बीच में युद्ध होता है, संयुक्त अफगानों के बीच में युद्ध होता है, बाबर तथा संयुक्त अफगानों के बीच में। फिर बाबर जीत जाता है। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद, जैसा कि मैंने पीछे आपको अभी बताया हुआ है, आराम बाग, और आपने पढ़ा होगा कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है। तो बाबर की जब मृत्यु होती है तो बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया जाता है। जैसे मृत्यु होती है तो आराम बाग में इसको दफना दिया जाता है। फिर बाद में अकबर इसका पढ़ता है आत्मकथा जो बाबरनामा लिखी थी बाबर ने, तो उसमें इसने मेंशन किया था। उसने क्या मेंशन किया था? उसमें ये मेंशन किया था कि भैया हमको काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में इसको आराम बाग से हटा करके इसको काबुल में दफना दिया जाता है। वही चीज़ें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो काबुल में है। एक आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अगर आप भूल रहे हो तो दिमाग में आ गया तो बता दे रहे हैं रिलेट करने के लिए। बाबर का मकबरा, बाबर से बाबुल और बाबुल से काबुल। ठीक है, मतलब बाबर का मकबरा जो है कहाँ पे है, काबुल में है। तो मतलब एक रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। रिलेट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है, तो बाबर के बारे में हम लोगों ने इतना देख लिया, हालांकि ख़त्म हो गया बाबर के बारे में, इतनी चर्चा करेंगे। इसके बाद हुमायूं लेकर के आऊँगा, हुमायूं के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।